में यदि किसी एक को हो जाता है तो ऑलमोस्ट 80 से 90% चांसेस है कि सारी फैमिली को हो जाएगा। बिल्कुल। जब पिछली बारी एक फैमिली में एक होता था तो ऑलमोस्ट 40% चांस होते हैं कि किसी को होगा, बाकियों को नहीं होता था। अब जब इतने केसेस बढ़ जाते हैं, उनमें 5% या 10% को भी एडमिशन की जरूरत पड़ती है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो वॉल्यूम हम नहीं टेक ओवर कर सकते हैं अनटिल अनलेस कोई ऐसे कंसल्टेड एफर्ट किए जाएँ, जैसे कोई एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया होता है, उसमें ट्राई एजिंग प्रॉपरली हो। और मेरी ये भी आप यहाँ एक गुजारिश होगी कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में इन पर BVIP का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जो अननेसेसरी जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है वो पेशेंट नहीं जाने चाहिए अंडर BVI प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर पेशेंट नहीं एडमिट होने चाहिए। इसमें जरूरत है कि उन्हीं जरूरतमंदों को एडमिशन दो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक्स एंड कॉन्टेक्स्ट, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है। बाकी पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं होने चाहिए। और एट दी सेम टाइम हमें जो नंबर ऑफ केसेज है वो कम करना है। और कम तभी हो सकते हैं ठीक है जब डॉक्टर राणा जी, मतलब एक डॉक्टर राणा जी कम हो। आपने जो सुझाव दिए हैं, हमारे साथ तीनों जो मेहमान हैं वो एक एक कर मैं उनसे सबसे जवाब लूंगी, लेकिन चूंकि बहुत सारे जो सवाल हैं वो सीधे केंद्र से ही जुड़े हुए हैं, तो अपराजिता सारंगी मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। अब मैं पॉलिटिकल डिबेट ओपन करने जा रही हूँ, मेरे कुछ सवाल होंगे, लेकिन जो सुझाव डॉक्टर राणा ने आपको दिया है वो सुझाव एक दो नहीं है, उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की भी बात की है उन्होंने कहा है कि ICU बेड हमें बढ़ाने होंगे, और जो VVIP फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है जिन्हें जरूरत नहीं है उनको भी अब संज्ञान में लेना होगा। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहली बात कही वो थी लॉकडाउन या सेल्फ लॉकडाउन पर। तो आप लोगों की आगे की तैयारी क्या है? आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि स्थिति गंभीर है, गंभीर बनी हुई है। अच्छी बात ये हुई है कि रिकवरी रेट बढ़ गया है, मोर्टालिटी रेट हमारा कम है, मृत्यु दर हमारा कम है दूसरे देशों की अपेक्षा में। और अगर 24 घंटे में 3,37,000 लोग ठीक हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि राहत की सांस भी हम कुछ समय तक ले सकते हैं। और अभी चिकित्सकों को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सही कहा कि अब केसेस कुछ कम रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कंप्लेसेंसी का वक्त नहीं है। और मैं आप सबको केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वास देना चाहती हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्थिति को सुधारने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक सेगमेंट में, हर एक सेक्टर में जो भी बन सकता है कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उनकी बातों की पुनरावृत्ति करूंगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है और हम सब मिलकर कोरोना के साथ युद्ध कर रहे हैं इस वक्त। और मैं आपको बता दूं कि होना जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि हम हर एक आह्वान के लिए तैयार हैं। को ही कहा है कि आप लोग शुतुरमुर्ग बनकर बैठे हुए हैं, तो यानी कि जो सिचुएशन पहले कंट्रोल हो सकती थी वो आप लोगों ने काफी हद तक नहीं की और स्थितियां इतनी बुरी हो गई। अब आप ठीकरा भले ही राज्यों पर फोड़े, राज्य कहें कि केंद्र सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सच ये है कि जान आम आदमी की जा रही है। देखिए, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या केंद्र, क्या राज्य सरकार और क्या स्वयंसेवक संस्थाएं। मुझे लगता है ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे। हमें पता था कि दूसरी लहर आएगी, दूसरे देशों में भी आई, भयानक तरीके से आई, हमारे देश में भी आई और बहुत ही भयानक तरीके से आई। और मैं आपको बता दूं, हमारी जनसंख्या दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। एक दूसरी बात, यहाँ की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है हम सबको ज्ञात है। 455 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अगर हम यूएस की बात लें तो 1 वर्ग किलोमीटर में महज 36 लोग रहते हैं। ये मुझे लगता है कि जहां हमारे साथ जो भी पैनल में बैठे हैं उन सबको पता है, मुझे बोलने का मौका दें कि समन्वय होना चाहिए, लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी में वो समन्वय कहाँ है? आतिशी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। आतिशी, ये कह देना कि सामूहिक जिम्मेदारी है और ऐसे में आप कभी केंद्र के कोर्ट में बॉल डाल दें और केंद्र कभी आपसे कुछ कहना चाहे, लेकिन सच यह है कि दिल्ली में अभी भी भयानक ऑक्सीजन की कमी है। इस पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं?
देखिए प्रीति, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसी बड़ी महामारी में राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो अभी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर समस्या है, ऑक्सीजन एक सेंट्रली रेगुलेटेड कमोडिटी है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि जैसे दिल्ली भर में पानी पहुंचाना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, हर हिस्से में पानी पहुंचाना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जमुना पार हम पूर्वी दिल्ली में पानी नहीं पहुंचाएंगे, वो अपना इंतजाम खुद कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। वो जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की ही है और दिल्ली की सरकार को ही पूरी करनी होगी, क्योंकि ये एक सेंट्रली मैनेज सप्लाई होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन एक केंद्र सरकार द्वारा मैनेज्ड कमोडिटी है। तो ये 100% इंश्योर करना कि हर राज्य को उनकी जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है ये पहुंच पाए, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, ये समय नहीं है तू मैं का या उंगली उठाने का, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली को उसके ऑक्सीजन का कोटा सिर्फ कागजों पे मिल रहा था इतने दिन। तो क्या वो तो जब कोर्ट ने कहना चाहती हैं कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली के प्रति जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर दिल्ली में इस तरह के हालात बना रहे हैं? सीधा बताइए। देखिए, ये तो कहना गलत होगा कि कोई भी ऐसे समय पे जानबूझकर कर रहा है। ये तो हम भी, वो चाहे हमारे कितने भी विरोधी हो, ये तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जहां तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बात है, वहां पे केंद्र सरकार के मैनेजमेंट का फेलियर है। इसी मैनेजमेंट फेलियर को कल दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉइंट भी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल शो कॉज नोटिस भी इशू किया। मुझे इस बात से अचंभा है कि शो कॉज नोटिस जब उन्हें दिया गया कि 700 मेट्रिक टन आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं दी, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पहुंचाने के बजाय उस नोटिस को चैलेंज किया। मैं सोचती हूँ आपके पास अगर इतना खाली समय है तो उसको इस समस्या को सुलझाने में लगाइए कि रोरकेला से दिल्ली ऑक्सीजन कैसे आएगी, दुर्गापुर से दिल्ली ऑक्सीजन कैसे आएगी, पश्चिम बंगाल से दिल्ली ऑक्सीजन कैसे आएगी। दिल्ली को ऑक्सीजन का कोटा ऐसे दूर दूर के राज्यों से फिक्स कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि प्रोविजन कैसे होगा। केंद्र सरकार ये खुद कह रही है कि उनके पास देश भर में 1640 क्रायोजेनिक टैंकर हैं। अगर 1640 क्रायोजेनिक टैंकर हैं तो उसमें से दिल्ली के हिस्से 100 क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं दे देती है केंद्र सरकार? ठीक है। जब दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद बोला है कि बाकी स्टेट्स की तरह दिल्ली के पास क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट्स भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए केंद्र को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बहुत जरूरी सवाल है, इस पर जवाब मैं लूंगी अपराजिता जी से, लेकिन अलका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कुछ कहना चाह रही है। अलका, आप अपना पॉइंट रखिए। प्रीति, दोनों सत्ताधारी दल की जो प्रवक्ता बैठी है, जनता के कुछ सवाल है, अगर आपके माध्यम से जवाब मिल जाए। पहला, भाजपा की प्रवक्ता से, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उतरी और उसमें क्या सामान उतरा? 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस, 300 टन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स जिसमें वेंटिलेटर उतरे हैं। 5 दिन से पड़े हैं। कोई डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं वहां से किसी राज्य में गई है पिछले 5 दिन में। ये सामान जो पड़ा हुआ है, क्या आम आदमी को उठाकर राज्यों तक देना है या इसकी कोई जवाबदेही किसी की है? पहला सवाल। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं ना पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, मामले कम हुए, ये झूठ और धोखा है। मैं कहूंगी टेस्टिंग कम हुई है, मामले कम नहीं हुए हैं। दिल्ली में 1 लाख टेस्ट रोज का था, 40% टेस्ट में भारी कमी आई है। अब मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, कोई दो राय नहीं, 976 मैट्रिक टन, 976